हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज और छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज की नोटिफिकेशंस आउट हो गई हैं, जिसमें राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के प्रीलिम्स की डेट भी इवन अनाउंस हो चुकी है। वहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि आपके न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, वो भी सिलेबस में हैं और आ भी रहे हैं। तो आज हम उनको पूरी तरीके से रिविजन करने वाले हैं। एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस एक्ट का नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करके आया हुआ है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन शॉर्ट हमें इसे BSA कहेंगे, जो कि एक्ट नंबर 47 है ऑफ 2023। तीनों को हमें याद रखने हैं। जो तीनों क्रिमिनल लॉज आए हैं, तीनों के एक्ट नंबर को याद रखना है। तो इसका एक्ट नंबर है 47 ऑफ 2023। इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023 को। एक्ट का प्रियम्बल कहता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। तो ये कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड वर्ड है, जिसकी वजह से ये जो एक्ट है अपने आप में ये कॉम्प्रिहेंसिव है। ये कब आया है? ये पार्लियामेंट के ये रिपब्लिक 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक में आया है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं, टोटल इसमें 4 पार्ट हैं, चैप्टर इसमें 12 गिवन है और सेक्शन 170 है। ये तीनों चीज़ों को याद रखना है। 4 पार्ट हैं, 12 चैप्टर हैं और यहाँ पे 170 सेक्शंस हैं। जो सबसे लास्ट है वो रिपील एंड सेविंग के बारे में बात करता है। रिपील किसको किया गया है? इंडियन एविडेंस एक्ट को। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जो प्रिलिमिनरी से डील करता है, जिसमें शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन कमेंसमेंट की बात की है। इस एक्ट का नाम हमने देख लिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। बट किस पे अप्लाई नहीं होता है? एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, और किस पे? जो आर्बिट्रेटर्स के सामने प्रोसीडिंग्स होती हैं उन पे उन पे अप्लाई नहीं होता है। सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अपॉइंट होता है जो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, इवन कोर्ट मार्शल्स पे भी होता है। बट एफिडेविट और आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग्स पे एविडेंस एक्ट जो है वो अप्लाई, जो BSA है वो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड क्लॉज कहता है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द ऑफिशियल गैजेट। तो ये कब इन्फोर्समेंट में आया था? ये आया था 1 जुलाई 2024 से। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में क्लॉजेस में डिवाइड नहीं था, पैराज में डिवाइडेड थे। और अब क्या है कि ये इसको कोडिफाई कर दिया गया है 2A 2B ऐसे करके। तो यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई हैं। 2A डिफाइन करता है कोर्ट। कोर्ट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन एक्सेप्ट, यहाँ पे कौन नहीं आते हैं? आर्बिट्रेटर्स। तो आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। ठीक है, सारे ही जजेस और मैजिस्ट्रेट और पर्सन्स जिनको लीगली ऑथराइज किया गया है टू टेक एविडेंस, वो सारे कोर्ट के मीनिंग में आएंगे, बट आर्बिट्रेटर नहीं आते हैं। 2B डिफाइन करता है कॉन्क्लूसिव एविडेंस को। तो 2B में दिया है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या होता है? एक फैक्ट जो डिक्लेयर कर दिया गया है इस अधिनियम से कि वो कॉन्क्लूसिव होगा किसी अनदर का, तो वहाँ कोर्ट की जो है उस पर कोई भी तरीके का उसको प्रूफ करने के लिए एविडेंसेस अलाउ नहीं किए जाएंगे, जब तक कि इस एक्ट में खुद ही उसके लिए एक्सेप्शंस प्रोवाइड ना किए गए हों। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ का जनरल मीनिंग ये होता है कि जो एक बार प्रूफ हो गया, जिस चीज़ को कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, वो हो जाएगा, उसके लिए एविडेंसेस अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है C, डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड का मतलब क्या होता है? मीन्स आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर द कोर्ट, कोर्ट आइदर बिलीव करती है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या कंसीडर करती है इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट 2D डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है या अदरवाइज रिकॉर्डेड है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स, मार्क्स और एनी अदर मीन्स ऑफ मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड विच मे बी यूज के करने के इंटेंशन से या यूज़ किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन में कुछ दिए गए हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या क्या चीज़ें? अ राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट। वर्ड अगर कोई प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ्ड है, वो भी डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। कोई मैप या प्लान है, वो भी डॉक्यूमेंट की मीनिंग में आएगा। कोई इंस्क्रिप्शन है या कोई मेटल प्लेट, स्टोन है, वो भी डॉक्यूमेंट की मीनिंग पे आएंगे।
कैरिकेचर अगर कोई है तो वो भी आएगा। नेक्स्ट आता है कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल, सर्वर, लॉग, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस, वॉइस मेल मैसेजेज स्टोर्ड ऑन डिजिटल डिवाइसेस, ये सब डॉक्यूमेंट की मीनिंग में आएंगे। फिर आता है 2E जो एविडेंस की बात करता है। तो एविडेंस में मीन्स और इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे 2 तरीके के दिए हुए हैं। फर्स्ट है ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट इवन given electronically which the court permits to or requires to be made before any witness in relation to matter of fact under inquiry and such statement are called oral evidence। ठीक है, तो oral evidences होते हैं और documentary evidence होते हैं। पहला जो 2E का 1 है वो बात करता है oral evidences के बारे में, और 2E का B जो है सेकेंड क्लॉज है वो बात करता है documentary। all documents including electronic or digital records produced for the inspection of court and such documents are called documentary evidence। next 2F डिफाइन करता है फैक्ट। फैक्ट में क्या क्या, फैक्ट का मतलब क्या होता है, उसमें क्या इंक्लूड होते हैं। सो फैक्ट का मतलब है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, उसे हम कहते हैं फैक्ट। ये भी सारी चीज़ें आएंगी। एंड एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो होंगी वो फैक्ट कंसीडर की जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ पे फैक्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक होता है फिजिकल फैक्ट और दूसरा है मेंटल फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल और मेंटल, इसकी क्लासिफिकेशन फिजिकल और मेंटल पे किससे की थी, ये की गई थी बेंथम से। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एंड यहाँ पे 2 चीज़ें और आती हैं कि फैक्ट में ही देखा जाता है फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो फैक्ट इन इशू को हम फैक्टम प्रोबेंडम भी जानते हैं और रेलिवेंट फैक्ट को हम बोलते हैं फैक्टा प्रोवेंशिया। फैक्ट इन इशू का मतलब होता है कि कौन, मतलब हु का वर्ड जब यहाँ पे आता है तो फिर वहाँ पे जो होता है वो फैक्ट इन इशू होता है, दैट इज फैक्टम प्रोबेंडम। ठीक है, फैक्टम प्रोबेंडम का मतलब होता है मेन फैक्ट या प्राइमरी और प्रिंसिपल फैक्ट। ठीक है, मतलब जिस चीज़ के लिए डिस्प्यूट अराइज हुआ है कि ये है या नहीं है, ठीक है, उसको। और रेलिवेंट फैक्ट हाउ, फैक्टा प्रोवेंशिया जो है वो इसके बारे में बात करता है, मतलब ये सेकेंडरी है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी इसमें आ सकते हैं। अब ये फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बीच में डिवीजन किन्ने ने किया था, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, ये हैं जस्टिस मुनीर। इन्होंने इन दोनों ही टर्म्स के बीच में डिफरेंस किया था। ये भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहला है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस, ये भी एक फैक्ट है। दूसरा दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग, ये भी एक फैक्ट है। थर्ड दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स, ये भी एक फैक्ट है। इसमें जो 4th क्लॉज है वो कहता है दैट अ पर्सन holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith, fraudulently, or particular word in a particular sense, or is or was at the specified time conscious of a particular sensation, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, 2G डिफाइन करता है फैक्ट इन इशू को। फैक्ट इन इशू को हिंदी में विवादक तथ्य बोलते हैं। ठीक है, जिसको लेके पूरे ही एविडेंसेस वगैरह जो देने पड़ते हैं वो फैक्ट इन इशू है। पूरा जो केस रिवॉल्व करता है वो फैक्ट इन इशू के ही इर्द गिर्द करता है। अब है फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स कोई भी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाई इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स जिसके एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड, ठीक है, प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज। तो जिस भी फैक्ट को लेके कोई पर्सन एक असर्शन करता है, दूसरा डिनायल करता है, वही जो होता है वो फैक्ट इन इशू होता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है, वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, ठीक है, एनी कोर्ट रिकॉर्ड एंड इशू ऑफ फैक्ट, द fact to be asserted or denied in the answer to such issue of fact is a fact in issue। तो अगर हम क्रिमिनल के केस में बात करते हैं तो फैक्ट इन इशू होता है, और अगर हम सिविल के रिस्पेक्ट में बात करें तो इशू ऑफ फैक्ट होता है। एक्सप्लेनेशन यही बात करता है। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन में है फैक्ट इन इशू क्या होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है, ए इज़ अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी। अब ट्रायल चलता है, द फॉलोइंग फैक्ट में भी फैक्ट इन इशू क्या क्या हो सकते हैं। पहला है दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, ये फैक्ट इन इशू हो सकता है। दूसरा दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, ये भी हो सकता है। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, ये भी हो सकता है। एंड फोर्थ है दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड बीज डेथ वॉज बाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कैपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, मतलब इनकैपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। तो ये सारे जो हैं वो फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट
एच बात करता है मे प्रिज्यूम की। मे प्रिज्यूम क्या होगा, जहाँ पे कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड होता है कि वहाँ पे कोर्ट जो है किसी फैक्ट के रिगार्डिंग में वो प्रिजम्पशन करती है या नहीं करती है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया गया है। तो whenever it is provided by this अधिनियम that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it. नेक्स्ट 2I बात करता है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड का मतलब होता है अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड, जहाँ पे वो नाइदर प्रूव हो गया है ना तो डिसप्रूव हो पाया है। नेक्स्ट 2J बात करता है प्रूव्ड। अब यहाँ पे अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट कोर्ट आइदर बिलीव करती है कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है या कंसीडर करती है इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन दैट सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रूव्ड। 2J में डिफाइन है। अब है 2K जो बात करता है रेलिवेंट की। कब किसी फैक्ट को रेलिवेंट कहा जाएगा, सो द अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर, जब वो कनेक्ट है किसी अदर से in any way so referred to in the provision of this अधिनियम relating to the relevancy of fact। अगला आता है 2L डिफाइन करता है शैल प्रिज्यूम को। तो 3 तरीके के प्रिजम्पशन है, एक मे प्रिज्यूम है, एक शैल प्रिज्यूम है, एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। ठीक है, तो मे प्रिज्यूम में क्या होता है कि कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन होता है कि वो करे या ना करे। शैल प्रिज्यूम में है कि मैंडेटरी है कि कोर्ट की ऑब्लिगेशन है कि वो प्रूफ करेगी। ठीक है, बट क्या है कि एविडेंसेस वहाँ पे अलाउ होते हैं कि हाँ एविडेंसेस उनको अनप्रूफ करने के लिए, डिसप्रूव करने के लिए अलाउड होते हैं। बट कंक्लूसिव प्रूफ में ये होता है कि वहाँ पे एविडेंसेस अलाउ ही नहीं होते हैं जब तक कि स्पेसिफिकली लेजिस्लेशन के द्वारा उस एक्ट में ना प्रिस्क्राइब किया गया हो। ठीक है, तो ये होता है। सो शैल प्रिज्यूम क्या है, व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट इज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। तो जब तक उसको डिसप्रूव ना किया जाए तब तक कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगी कि हाँ वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगला है अगर कोई वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन है जो डिफाइन यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए हैं बट यूज़ किए गए हैं, तो उनको हम कहाँ से मीन डिराइव करेंगे। एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से करेंगे, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से करेंगे और भारतीय न्याय संहिता से करेंगे। जो वहाँ पे सेम मीनिंग असाइन किया गया है वही यहाँ पे लिया जाएगा। अब आते हैं हम अपने पार्ट 2 पे। ठीक है, पार्ट 2 जो है चैप्टर 2 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से बात डील करता है, जो कि सेक्शन 3 से लेके 50 तक दिया हुआ है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको लर्न करेंगे। तो हम इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन 6 से स्टार्ट हो मतलब 5 से स्टार्ट होते थे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के, वहाँ से लेके 5 से लेके जो 23 तक दिया हुआ था वही सेम प्रोविज़न को हमको 2-2 माइनस करते चलना है। तो उस तरीके से हम एविडेंस को याद कर सकते हैं ईजिली, मतलब बीएसए के सेक्शंस को। तो यहाँ पे जो 5 था वो 3 हो गया है, जो 6 था वो 4 हो गया है, इस तरीके से। ठीक है, 2-2 माइनस करते जाएंगे 22 तक के सेक्शन को। तो सेक्शन 3 बात करता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स पे। तो जितने भी एविडेंसेस किसी भी सूट या प्रोसीडिंग्स में होंगे कि एग्जिस्ट करते हैं या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू और सच अदर फैक्ट, वो क्या होंगे, वो रेलिवेंट होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन बात करता है दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट इन इशू विच ही इज डिस एंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। तो जहाँ पे डिस एंटाइटल किया गया है सिविल प्रोसीजर में, वहाँ पे एविडेंसेस अलाउड नहीं होंगे, नहीं दे सकता है वो। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलस्ट्रेशन है कि ए को ट्राई किया जाता है फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन टू कॉजिंग ए डेथ। अब यहाँ पे क्या क्या फैक्ट इन इशू इन्वॉल्व होंगे जब ए का ट्रायल होगा। तो पहला एज बीटिंग बी विद द क्लब, दूसरा एज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, एंड तीसरा है एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। तो ये तीनों ही फैक्ट इन इशू हैं। कोर्ट इन्हीं के ऊपर पूरी एविडेंसेस लेगी और फिर मैटर को डिसाइड करेगी। अब है नेक्स्ट बी क्या है, बी कहता है अ शूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम एंड हैव इन रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस अ बॉन्ड ऑन विच ही रिलाइज। This section does not enable him to produce the bond or prove its content at the subsequent stage of the proceeding otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure 1908। अब यहाँ से स्टार्ट है आपके क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। तो सेक्शन 4 जो है वो सेक्शन 6 जो था सेम ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करता है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, जिसमें हम रूल ऑफ रेस जस्टे के बारे में भी बात करते थे। ये अब सेक्शन 4 में आ चुका है। रेस जस्टे का मतलब क्या होता है, रेस जस्टे का वर्डली मीन होता है थिंग्स डन। तो सेक्शन 4 क्या बात करता है,
फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजेक्शन, वो भी रेलिवेंट होंगे वेदर दे अकर्ड इन द सेम टाइम, सेम प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो इलस्ट्रेशंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट है, ए अक्यूज होता है फॉर द मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम, वट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी और बाई स्टैंडर्ड एट द बीटिंग और बाई शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट हैज़ बिन फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये सब रेलिवेंट होंगे। ठीक है, अब बी में दिया है कि ए को अक्यूज बनाया जाता है फॉर द वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई टेकिंग पार्ट इन द आर्म्ड इंसरेक्शन इन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स आर अटैक्ड एंड जेल्स आर ब्रोकन। अब यहाँ पे the occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction though A may not have been present at all of them। थर्ड क्या दिया है, ए को सू किया जाता है, ए सू करता है बी को फॉर लाइबल कंटेन्ड इन अ लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डेंस, letters between the parties relating to subject out of which libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts though they do not contain the libel itself। Next, the question is whether certain goods ordered from B was delivered to A. The question was delivered to several immediate persons successively. Each delivery is relevant fact। तो उस टाइम पे सबको डिलीवर किया जा रहा था, ये अपने आप में रेलिवेंट फैक्ट होगा, जितनी भी डिलीवरी की गई सब रेलिवेंट होंगी। नेक्स्ट सेक्शन 5, फैक्ट 5 बात करता है फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। तो ऐसे फैक्ट्स जो ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, इमीडिएट या अदरवाइज वो रेलिवेंट फैक्ट है, फैक्ट इन इशू, और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजेक्शन, ये सब रेलिवेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मतलब इलस्ट्रेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है वेदर ए रॉब्ड बी, तो यहाँ पे फैक्ट था दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर with money in his possession and that he showed it or mentioned that the fact he had to the third person are relevant। ठीक है, उससे पहले वो जाके वहाँ पे सबको दिखा रहा था कि मेरे पास पैसे हैं, तो वो एक रेलिवेंट फैक्ट होगा कि उसने एक अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को कि उसको रॉब किया जाए। ठीक है, बी क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर बी मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस विच मर्डर वॉज कमिटेड आर रेलिवेंट, ये इफेक्ट होगा। ठीक है, कि वहाँ पे ग्राउंड्स पे स्ट्रगल के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक इफेक्ट की तरह होगा और सेक्शन 5 में रेलिवेंट होगा। सी क्या कहता है, द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, तो यहाँ पे द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स एस्क्राइब टू पॉइजन एंड हैबिट्स टू बी नो ए विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन आर ऑल्सो रेलिवेंट फैक्ट। नेक्स्ट बात करता है सेक्शन 6, जो पहले 8 था, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। सेकंड क्लॉज कहता है द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट ऑफ एनी पार्टी एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन और रेलिवेंट देयर टू द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट whom is subject to any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto। अब एक्सप्लेनेशन भी इसके पूछे जाते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो कंडक्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है इसमें स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होता है अनलेस दोज स्टेटमेंट अकम्पनी और एक्सप्लेन करते हो other facts other than statements, but this explanation is not affect the relevancy of statements under any other section of this अधिनियम। और second explanation कहता है when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in presence and hearing which affects the conduct, तो वो भी relevant होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक illustration दिया हुआ है, ठीक है, उसको देखते हैं। illustration कहता है A is tried for the murder of B, the fact that A murdered C and B knew that A had murdered C and B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant। मतलब यहाँ पे है कि A B को मर्डर करते हुए देख लेता है, ठीक है, फिर वहाँ पे वो कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने C का मर्डर किया हुआ है। तो वहाँ पे इस वजह से वो उसका मर्डर कर देता है कि वो उसको धमकी दे रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्ट जो है, स्टेटमेंट जो है, ये सारी चीज़ें रेलिवेंट होंगी। नेक्स्ट बी, ए सू करता है बी पे अपॉन अ बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, बी डिनाई करता है मेकिंग ऑफ बॉन्ड, द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज एलिज्ड टू बी मेड बी रिक्वायर्ड मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ये रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट, ए को ट्राई किया जाता है फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन,
द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्योर किया था पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू बी, ये भी अपने आप में रेलिवेंट होगा। यहाँ पे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, उनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, सारे ही एग्जाम पर्पस में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं 7th पे। सेक्शन 7 जो है वो बात करता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। इसी के अंदर में आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी आता है। सेक्शन 7 बात करता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट और विच support or rebut and reference suggest by fact in issue or relevant fact which establishes the identity of or anything or person whose identity is relevant or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened or which shows the relation of parties by whom such fact is transacted are relevant in so far as they are necessary for that पर्पज़। तो ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वगैरह कराई जाती है या जगहों की भी परेड कराई जाती है, प्लेस की, टाइम की, ये सारी चीज़ें जो हैं पर्सन की, तो ये सब जो हैं ये सेक्शन 5 में आते हैं, ठीक है। जो भी फैक्ट नेसेसरी हैं किसी को भी एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी फैक्ट इन इशू को, तो वो सब रेलिवेंट होंगे। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। पहला इलस्ट्रेशन क्या कहता है, द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज अ विल ऑफ ए, the state of A's property and his family at the date of alleged will may be relevant fact। यहाँ पे ये F वाला पूछा जाता है बार बार। A is tried for a riot and proved to have marched at the head of the mob. The cries of the mob are relevant as explanatory to the nature of the transaction। अब आते हैं सेक्शन 8 पे जो बात करता है things said or done by conspirator in reference to common design। इसको हम रेड विथ करेंगे सेक्शन 61, ठीक है, 61 BS से जो है उसके साथ रेड विथ करेंगे जो कॉन्स्पिरेसी से डील करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पे सेक्शन 8 बात करता है कि जहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए ट्रायल जब किया जाएगा तो वेयर देयर इज़ रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट 2 और मोर पर्सन कंस्पायर किए हैं टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस ऑन एन एक्शनेबल रॉन्ग, एनीथिंग सेड, डन or written by any of such person in reference to common intention after the time when such intention was first entertained by any of them, वो सब रेलिवेंट होंगे फैक्ट अगेंस्ट दी ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी सो कंस्पायरिंग एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एज फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वॉज पार्टी टू इट। नेक्स्ट सेक्शन 9 फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। तो व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, कब रेलिवेंट होंगे, इसको हम प्ली ऑफ एलिबाई के नाम से भी जाते हैं। पहले सेक्शन 11 था प्ली ऑफ एलिबाई, अब सेक्शन 9 हो चुका है प्ली ऑफ एलिबाई। इससे रिलेटेड लैंडमार्क केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कब कब रेलिवेंट होंगे, इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। दूसरा, if by themselves or in connection with the other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। अब यहाँ पे क्वेश्चन illustration दिया है। The question is whether A committed a crime at Chennai on a certain day। The fact that on that day A was Ladakh, ठीक है, A was at Ladakh is relevant fact। The fact that near the time when the crime was committed A was at the distance from the place where it was committed which would render it highly improbable though not possible that the committed, तो यहाँ पे ये relevant होगा। दूसरा क्या दिया था कि the question is whether A committed a crime, the circumstances are such that the crime must have been committed either by A, B, C or D। तो यहाँ पे every fact which shows that the crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C or D is relevant। नेक्स्ट है सेक्शन 10 फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट। ठीक है, तो जहाँ पे डैमेजेस की बात होगी तो वहाँ पे ये बात की जा रही है कि कौन कौन सी चीज़ें रेलिवेंट होंगी। इन अ सूट इन विच डैमेजेस आर क्लेम एनी फैक्ट विच इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ऑट टू बी अवॉर्डेड इज रेलिवेंट। तो अभी हम सेक्शन 10 तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 ऑनवर्ड जो सेक्शंस हैं उनको करेंगे, हम पार्ट पार्ट में करेंगे ताकि कम टाइम में हम सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ।